जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो हायर एजुकेशन वाला अपना जो यूनिट चल रहा है और उसमें हम नेक्स्ट क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मॉक के बारे में। अब देखो ये मॉक क्या है, कैसे है। देखो फिलहाल में मैं आयोग पढ़ा रहा हूँ आपको, और हर आयोग को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो फिलहाल कि मोक जैसा कौन सा एक अन्य आयोग है, स्वयं है या स्वयं प्रभा है, इन दोनों में से एक है जो मोक से संबंध रखता है, वो मोक जैसा है। दूसरी बात, मैंने तब जब मैंने स्वयं और स्वयं प्रभा पढ़ाया था, जहाँ पर मोक शब्द का यूज हुआ था, तो मैंने वहाँ पर आपको मोक की फुल फॉर्म भी बताई थी, तो वो फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर बताओ। तो मोक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, मोक को पढ़ेंगे। तो मोक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब ये क्या है? एक ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? एक ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है, और ये एक बिल्कुल मुफ्त का ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। तो देखो दोबारा से मैं इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। एम का मतलब मैसिव, ओ का मतलब ओपन, ओ का मतलब ऑनलाइन, और सी का मतलब कोर्स है। तो मैसिव ओपन, ओपन का मतलब क्या है? एक तो ओपन हो गया और एक बंद हो गया। ठीक है, ये दो शब्द हैं। तो बंद का तो मतलब क्या है भाई? बंद है तो हर कोई नहीं खरीद सकता, उसे अनलॉक करना पड़ता है। क्या करके? पे करके। एक ओपन है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी खोल सकता है, मतलब बिल्कुल फ्री है वो। उसके ऊपर आपका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं पे करना, आपको बिल्कुल फ्री में उसको यूज करना है। तो मोक्स का फुल फॉर्म हो गया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये एक ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल ओपन है सभी के लिए, बिल्कुल फ्री है सबके लिए। तो ये एक मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। मॉक्स विद्यार्थियों की असीमित भागीदारी के उद्देश्य से एक स्वतंत्र, खुला और ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। मॉक्स क्या है? विद्यार्थियों की असीमित भागीदारी के लिए। असीमित का मतलब है यहाँ पर अनलिमिटेड कैंडिडेट पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पढ़ सकता है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी के ऊपर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहे वो यहाँ पर पढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेंट करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र, खुला और ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाना। ठीक है, एक बिल्कुल स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब कोई भी यूज कर सकता है, वो किसी के फ्री, ऐसे नहीं है कि चलो किसी के अंडर में आ रहा है। जैसे अब ये कोर्स है, ये कोर्स मेरे अंडर में है। क्यों है? क्योंकि इसको मैं पेड कर रखा हूँ। आप पे करोगे तो बैच खरीद पाओगे। ये स्वतंत्र नहीं है। यदि ये स्वतंत्र होता तो ये बिल्कुल फ्री रहता सभी के लिए, किसी को कोई पे नहीं करना पड़ता। खुला है, ठीक है। ये खुला नहीं है, ये बंद है। ये बंद क्यों है? क्योंकि ये केवल पेड कैंडिडेटों के लिए। खुला होता तो सभी के लिए होता। ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन है ये। इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने को इंटरनेट के द्वारा शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है। और इसके द्वारा जो मॉक प्रोग्राम है, ये जो मॉक प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन ले सकते हैं। आप यूट्यूब के जरिए भी ले सकते हैं, और आप इस मॉक जो प्लेटफॉर्म है इसके जरिए भी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एजुकेशन ले सकते हैं। भाई यूट्यूब तो एक एजुकेशन, यूट्यूब पर एजुकेशन है क्या है? एक पैरेलल पार्ट है। बाकी यूट्यूब पर इंटरटेनमेंट भी है, यूट्यूब पर मूवी भी है, यूट्यूब पर गेम भी है, यूट्यूब पर सब कुछ है। ठीक है, लेकिन मॉक पर क्या है? केवल और केवल एजुकेशन है। मोक विशेष तौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के छात्रों के लिए अंतिम विकल्प बन गया है। अब भाई साहब जो मोक है ना, वो विशेष रूप से काम आता है साइंस वाले, प्रौद्योगिकी वाले, इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मोक क्या है? एक लास्ट ऑप्शन बन गया है। ठीक है, एक बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है कि भाई हमें साइंस वाले स्टूडेंट, प्रौद्योगिकी वाले स्टूडेंट, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट और मेडिकल वाले स्टूडेंट क्या करते हैं? मॉक पर डिपेंडेड हैं। वो बस ये मानते हैं कि हमारे पास मॉक है तो अब कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से पढ़ाई कर लेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ तरीके से। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, मॉक एक वेब आधारित है। अब देखो ध्यान रखना, मॉक क्या है? एक वेब आधारित है। एक प्लेटफॉर्म वो होता है जैसे एक एप्लीकेशन है जिसको हम इंस्टॉल करके और पढ़ सकते हैं। उसको एक बार इंस्टॉल करना है और बस फ़ोन में सेव कर लो और उसको खोलो और पढ़ते जाओ। मोक क्या है? एक एप्लीकेशन नहीं है। मोक क्या है? एक वेबसाइट है। क्या है? तो मोक एक वेबसाइट आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम है। मॉक क्या है? एक वेबसाइट आधारित ओपन
सोर्स एजुकेशन सिस्टम है ये एजुकेशन ग्रहण करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट पर डिपेंडेंट करता है, जो वेबसाइट के जरिए प्राप्त किया जाता है। तो मोक में हम क्या करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से हम एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। और मोक क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से फिजिकली तरीके से बहुत दूर, जैसे जयपुर क्या है, एजुकेशन का हब है। अब जयपुर के बाहर जैसे जैसलमेर क्या है, फिजिकली तरीके से भौगोलिक तरीके से क्या है, जयपुर की तुलना में दूर है, लेकिन मोक या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से जैसलमेर में भी आप जयपुर की एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो मोक क्या करता है कि जो फिजिकली तरीके से भौगोलिक रूप से जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो दूर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के छात्रों को भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके माध्यम से कोई भी कभी भी कैसे भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और मोक के माध्यम से आप कभी भी कोई भी और कैसे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। शिक्षा की उज्जवल भविष्य के लिए मोक महत्वपूर्ण आवश्यक है, ठीक है ना। एक भविष्य, शिक्षार्थी के उज्जवल भविष्य के लिए मोक बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए भी, ठीक है ना भाई। उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा, जब आपको एजुकेशन मिलेगी हर एक कैंडिडेट को, जो फिजिकली तरीके से भी बहुत दूर है और जो मेंटली तरीके से भी बहुत दूर है। अब आप सोचोगे सर मेंटली तरीके से दूर कैंडिडेटों को मोक कैसे जोड़ेगा, अरे भाई आप मेंटली तरीके से दूर हो रहे हो यार, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, झंझट खत्म, मोक के जरिए पढ़ो, आप कहीं पर भी बैठ के कैसे भी पढ़ो आप। उसके बाद में स्पार्क, SPARC, अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है, अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना, इसका फुल फॉर्म है। स्पार्क का उद्देश्य भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच में अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बहुत अच्छा बनाना है। अब देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है मेरे प्यारे साथियों आप सभी को। इसका उद्देश्य क्या है, इसका सबसे मेन उद्देश्य है भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थान, जो विश्व के बहुत अच्छी क्वालिटी वाले जो इंस्टीट्यूट हैं उनको, और भारत के जो अन्य इंस्टीट्यूट हैं उनको एकेडमिक और अनुसंधान सहयोग को बिल्कुल सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को, भारत के जो बाकी के इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो रिसर्च वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छा बनाना। कैसे बनाना, तो देखो इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं और भारत के जो बहुत टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, ये सब मिलकर भारत में रिसर्च को बढ़ावा देना, भारत में क्वालिटिव तरीके का रिसर्च प्रोवाइड करवाना, भारत में क्वालिटी तरीके का रिसर्च एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। उसके बाद आता है PRMF, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना। PMRF का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना। यह योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में अनुसंधान हेतु देश की प्रतिभाओं को PhD कार्यक्रम के लिए आकर्षित करता है। अब बस केवल आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो PMRF है इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है। PMRF का सबसे बड़ा उद्देश्य है देश की प्रतिभागियों को PhD के प्रोग्राम की ओर आकर्षित करना। देश के जो भावी भविष्य हैं, देश के जो प्यारे स्टूडेंट हैं, उनको PhD के लिए मोटिव करना कि तुम PhD करो और आप रिसर्च के फील्ड में जाओ, ठीक है। तो साइंस और प्रौद्योगिकी के जो स्टूडेंट हैं उनको रिसर्च करने के लिए, उनको PhD करने के लिए आकर्षित करना। उसके बाद आता है HEFA। अब ये क्या है भाई, HEFA है क्या ये, तो इसका फुल फॉर्म देखो एक बार तो, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। HEFA का फुल फॉर्म क्या है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आपको दोबारा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत
परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भारत सरकार और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, HEFA। देखो, हायर एजुकेशन, नाम से सुनो आप, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब हो गया उच्च शिक्षण संस्थान, ठीक है, या उच्च शिक्षा। ये शब्द आपको समझ में आ गया तो हायर एजुकेशन का मतलब आपको पता चल गया कि उच्च शिक्षा। तो आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। FA का मतलब है फाइनेंसिंग एजेंसी, मतलब उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो एक क्या है, फाइनेंसिंग एजेंसी है। फाइनेंसिंग एजेंसी का मतलब है फाइनेंस देने वाली एजेंसी है। फाइनेंस देने वाली एजेंसी का मतलब है फंड देने वाली एजेंसी है, रुपए देने वाली एजेंसी है। तो HEFA क्या है, उच्च शिक्षा के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एक एजेंसी है, उच्च शिक्षा के लिए फंड देने वाली एक एजेंसी है। भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भारत सरकार और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है ये। और HEFA क्या है, ये शैक्षणिक संस्थानों को फंड देने वाली एक योजना है, ये एक एजेंसी है। ये भारत के जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उनको फंड देने का काम करता है, और ये भारत सरकार और केनरा बैंक दोनों ने मिलकर चलाया ये उद्यम। ठीक है, केनरा बैंक ने बोला भारत सरकार को कि तुम चालू करो, फंड मैं देने का काम करूंगा। HEFA भारत की शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों जैसे IIT, IIIT, NIT, IISc, एम्स को उनके शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से विश्व स्तर पर शीर्ष रैंकिंग संस्थानों में विकसित करने की दिशा में एक प्रयास है। IIT, IIIT, NIT, IISc और एम्स की जो शैक्षणिक क्वालिटी है उसको बढ़ाना, इनका जो बुनियादी ढांचा है उसको बढ़ाना, इनकी जो शैक्षणिक योग्यता की जो क्वालिटी है, इसकी इनकी जो एजुकेशनल क्वालिटी है उनको बढ़ाना, इनका जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना, इसका सबसे मेन टारगेट है। और देखो भाई साहब, HEFA फंड देने का काम क्यों करती है, इसका सबसे मेन टारगेट है कि IIT है, IIIT है, एम्स है, ये अच्छी क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएँ, ये अपना बहुत अच्छी क्वालिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ, जिससे कि विश्व के जो टॉप रैंक वाले इंस्टीट्यूट हैं उनमें अपनी पोजीशन बना पाएँ। और जब विश्व के टॉप रैंक वाले इंस्टीट्यूटों में हमारी टॉप में पोजीशन होगी तो एजुकेशन क्वालिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, और भारत का जो शैक्षणिक स्तर है वो पूरी दुनिया में ऊपर उड़ता हुआ नजर आएगा। HEFA का उद्देश्य भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और HEFA का सबसे मेन उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों, कि भारत के जितने भी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको रुपए देना, उनको फंड देना, जिससे कि वो अपना बहुत अच्छे से बिल्डिंग बना पाएँ, अपना बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर का निर्माण कर पाएँ। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा के विकास के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम। जो पूर्वोत्तर भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत क्या है भाई साहब, देखो उत्तरी पूर्वी भारत में भौगोलिक कंडीशन है बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा जंगल वाला इलाका है, आदिवासी लोग रहते हैं, एजुकेशन से बहुत ज़्यादा दूर हैं वो लोग। और वहाँ पर 10वीं पास, जैसे अपने दादा परदादा के टाइम में क्या था, जो 10वीं पास कर लेता था उसको नौकरी लग जाती थी, पता नहीं क्या पढ़ लिया। आजकल PhD की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पहले 10th क्लास की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो वो वाली जो 10th वाली सिचुएशन है वो फिलहाल आज उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिल रही है। उत्तरी पूर्वी भारत में आज अभी एजुकेशन से बहुत दूर है, मेडिकल की एजुकेशन से दूर है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन से दूर है, हायर एजुकेशन से दूर है। तो उत्तरी पूर्वी भारत के एजुकेशन स्तर को बढ़ाने के लिए, GER को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो केवल उत्तरी पूर्वी भारत के लोगों के लिए होंगी, जिससे कि उत्तरी पूर्वी भारत का जो GER है उसको बढ़ाया जा सके। अब उत्तरी पूर्वी भारत के एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए स्पेशली 2 योजनाएं चल रही हैं, एक है ईशान उदय और दूसरी है ईशान विकास। अब मैं ईशान उदय के बारे में बताता हूं आपको। ईशान उदय UGC द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के लिए शुरू की गई एक विशेष छात्रवृत्ति की योजना है। तो यहाँ पर एक शब्द सबसे प्यारा है, छात्रवृत्ति, फेलोशिप। ठीक है, तो जो ईशान उदय ना वो UGC के द्वारा शुरू किया गया है, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र NER, नॉर्थ ईस्ट रीजन,
तो जो ईशान उदय है वो यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के लिए शुरू की गई एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के द्वारा सभी डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्रवृत्ति विजेता विद्यार्थियों को डिग्री पाठ्यक्रम पूरा होने पर 3500 से 5000 रुपये तक की मासिक राशि दी जाती है। ईशान उदय में क्या है प्यारे साथियों, ईशान उदय क्या है, एक छात्रवृत्ति वाली योजना है जो छात्रवृत्ति प्रोवाइड करवाती है, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है किसको, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के स्टूडेंटों को। उनमें भी किसको, जो कोई अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोई भी डिग्री कोर्स कंप्लीट करते हैं स्नातक लेवल का या प्रास्नातक लेवल का, मतलब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की कोई डिग्री हासिल करते हैं, तो उनको इस योजना के तहत यूजीसी द्वारा, किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा 3500 से 5000 रुपये मंथली प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा। ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2014-15 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ईशान उदय योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। भाई डिग्री, कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन की करो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की करो, चाहे पीएचडी की करो, तो उनको 3500 से 5000 रुपये मंथली फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो किसकी ओर, हायर एजुकेशन की ओर। लोग हायर एजुकेशन की ओर बढ़े, वो हायर एजुकेशन में पढ़ने की कोशिश करें, हायर एजुकेशन फील्ड की ओर जाने की कोशिश करें। तो इनका सबसे मेन उद्देश्य क्या है, ईशान उदय योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, लोगों को हायर एजुकेशन से कनेक्ट करना, लोगों को हायर एजुकेशन से जोड़ना, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। ईशान उदय योजना का उद्देश्य है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात GER में सुधार करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना। तो व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, ईशान उदय योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब आती है ईशान विकास। यह योजना भी यूजीसी के द्वारा शुरू की गई है और उत्तरी पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के हित में 2014-15 में शुरू हुई थी। तो बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ईशान उदय कब शुरू हुई थी। ईशान विकास तो 2014-15 में शुरू हुई, ईशान उदय कब शुरू हुई थी आपको बताना है। तो ईशान विकास योजना है जो यूजीसी के द्वारा शुरू की गई थी, उत्तरी पूर्वी भारत के लिए शुरू की गई एक योजना है जो कि 2014-15 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों को IIT एवं NIT जैसी उच्च शिक्षण संस्थानों से संपर्क मिलाना है। ईशान विकास का सबसे मेन उद्देश्य क्या है, ईशान विकास का सबसे मेन उद्देश्य है कि उत्तरी पूर्वी भारत के जो स्टूडेंट हैं इनको IIT और NIT जैसी टेक्निकल और मेडिकल इंस्टीट्यूटों से कांटेक्ट में लेके आना, बच्चों को जागरूक करना कि भाई IIT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको लाखों का पैकेज मिलेगा। NIT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको लाखों का पैकेज मिलेगा। ऐसे लोगों को IIT और NIT से कनेक्ट करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो उत्तरी पूर्वी भारत के विद्यार्थियों को IIT NIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना किसका उद्देश्य है प्यारे साथियों, ईशान विकास योजना का उद्देश्य है। अब आता है विश्वविद्यालय। भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं ये हम पढ़ेंगे इस वाली क्लास में। देखो, विश्वविद्यालयों को टोटल अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, वो अलग अलग आधारों पर हैं, तो इनको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि विश्वविद्यालयों को हम सभी को आज पढ़ें या कल पढ़ें। तो देखो, यूनिवर्सिटी भारत में टोटल 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय, तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है और चौथा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये टोटल 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं भारत में। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तीसरी है स्टेट यूनिवर्सिटी और चौथी है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये टोटल 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं भारत में। ठीक है, तो आज की हम इस क्लास में शुरुआत कर देते हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटियों का, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है। देखो, सबसे पहली और एक सबसे कॉमन बात ध्यान रखना, इन चारों की चारों यूनिवर्सिटियों के पास डिग्री देने का और उपाधि देने का अधिकार है।
ठीक है। चारों की चारों यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ये चारों की चारों यूनिवर्सिटी हैं जो डिग्री देने का अधिकार रखती हैं, ये सर्टिफिकेट और डिग्री देने का पूरा पूरा अधिकार रखती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि चारों की चारों यूनिवर्सिटियां हैं जो डिग्री और उपाधि देने का अधिकार रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। भाई आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटियों के पास डिग्री और उपाधि देने का पूरा अधिकार है। तो ध्यान रखना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, चारों की चारों यूनिवर्सिटियों के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो डिग्री और उपाधि प्रोवाइड करवा सकते हैं। उनके द्वारा दी हुई डिग्री और उपाधि बिल्कुल वैलिड रहेगी। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित है, ठीक है, और एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है? संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित है और यूजीसी के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। यूजीसी अधिनियम 1956 इसे शक्ति प्रोवाइड करवाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शक्ति पावर कहाँ से मिलती है? यूजीसी अधिनियम 1956 से मिलती हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा अधिक वित्तीय सहायता मिलती है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको बाकी समस्त यूनिवर्सिटी, चाहे फिर वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की तुलना में ज़्यादा फंड मिलता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा फंड कौन सी यूनिवर्सिटी को मिलता है? तो सेंट्रल, प्राइवेट, डीम्ड और यदि स्टेट यूनिवर्सिटी, इन चारों में हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फंड मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के उद्देश्य, शक्ति एवं शासन आदि को नियंत्रित करता है। अब ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के उद्देश्य, शक्ति एवं शासन आदि को नियंत्रित करता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो उद्देश्य है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो शक्ति है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो शासन है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का उद्देश्य, शक्ति और शासन, इन तीनों को कंट्रोल करने का, इन तीनों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 करता है। 31 मार्च 2021 तक पूरी दुनिया में, पूरे भारत में टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तो 31 मार्च 2021 तक टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 54 हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है, 7 हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पर 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। केवल दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ में केवल 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में टोटल 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। गोवा और आंध्र प्रदेश में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। गोवा और आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट है जहां पर आपको एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये टोटल 4 बहुत शानदार वाले फैक्ट थे कि सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसमें 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सर्वाधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पर टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दिल्ली और चंडीगढ़ केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पर केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। चंडीगढ़ में 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में 7 हैं। गोवा और आंध्र प्रदेश में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 45 विश्वविद्यालय यूजीसी की देखरेख में आते हैं, 9 यूजीसी की देखरेख में नहीं आते। इन 9 विश्वविद्यालयों की वित्तीय सहायता एवं विकास का दायित्व यूजीसी को नहीं होता। देखो भाई साहब, टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और इन 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके अंडर में आती हैं? यूजीसी के अंडर में आती हैं। तो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 हैं, जिनमें से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो यूजीसी के अंडर में आती हैं, और बाकी की जो 9 यूनिवर्सिटी हैं ना, वो यूजीसी के अंडर में नहीं आती हैं। तो इनको फंड देने का काम, इनके विकास का दायित्व है, यूजीसी के पास नहीं है। तो 54 में से टोटल
45 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनको फंड देने का काम और जिनके विकास का दायित्व यूजीसी के पास में है। बाकी जो 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनको फंड देने का काम और उनके विकास का उत्तरदायित्व यूजीसी के पास नहीं है। अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ते जाओ कौन कौन सी है। जैसे सार्क सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको हम दक्षेश विश्वविद्यालय बोलते हैं जो कि दिल्ली में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल में है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय चेन्नई में है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर कोटरुक में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार में है, इग्नू दिल्ली में है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिनको मैच करवा लेता है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इसलिए मैंने ये टोटल 9 यूनिवर्सिटी बताई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ पर है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल जो कि मणिपुर में है, ये कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में, ये जहाज रानी मंत्रालय के अधीन में आता है। दक्षेश दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, ये विदेश मंत्रालय के अधीन में आता है। और बाकी के जितने भी बाकी समस्त विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बाकी का हम पढ़ेंगे कल यहाँ से। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, बहुत गजब तरीके से पढ़ना है। रेगुलर कंटिन्यू क्लास चलेंगी, 10:30 बजे लाइव आ जाओ। पेड बैच ले लो, अभी तक पेड बैच नहीं लिया है तो आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।